नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, मैं के कुशवाहा डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति को देखा था। संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याएं, यानी इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, परमीय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। उसके बाद में देखा था हमने अपरमीय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स। उसके बाद में देखा था हमने रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, तथा सबसे अंत में देखा था हमने काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिन नंबर्स। उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी सम संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? एक होती है सम संख्या और दूसरी होती है विषम संख्याएं। यानी सम संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8, यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। देखिए, यहां पर इकाई अंक आ गया हमारा 0। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 6 और यहां पर आ गया 8। ध्यान देना दर, यानी हमने देखा था सम संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इनको इवन नंबर्स। सम संख्याएं इवन नंबर्स, यानी जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, जिन संख्याओं के इकाई अंक क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अर्थात इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्या विद्यार्थियों? जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन संख्याओं को अपन सम संख्या कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर देखिए इकाई अंक कितना है हमारा? 0, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पर 8। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। इसी क्रम में विद्यार्थी देखो, अब देखते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विद्यार्थियों, विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के इकाई अंक, जिन संख्याओं के इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, यानी जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से होते हैं वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जैसे हमने ये संख्या लिखी तो विद्यार्थी यहां पे देखो इसका इकाई अंक कितना है? 1। कितना है? 1। यहां पे देखो इसका कितना है? 3। ठीक है ना विद्यार्थियों? यहां पे कितना है इसका? 5। यहां पे इसका कितना? 7। यहां पे इसका कितना है? 9। तो विद्यार्थियों ये हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी विद्यार्थियों? विषम संख्या, यानी जिसमें देखो इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 और जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। देखिए, इसके बाद में देखते हैं हम अगली संख्या
इसके बाद में देखते हैं हम अगली संख्या, और संख्या हमारी से अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? से अभाज्य संख्याएं। से अभाज्य संख्याएं। से अभाज्य संख्याएं। और से अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स। ठीक है विद्यार्थियों, से अभाज्य संख्याओं को कहते हैं इंग्लिश में कोप्राइम नंबर्स। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन जिन दो प्राकृत जिन दो प्राकृत संख्याओं का जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा मासापा बोले तो HCF एक होता है। कितना होता है बच्चों? एक होता है। उन्हें से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, से अभाज्य यानी कोप्राइम नंबर्स जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा, मासापा बोले तो HCF, मासापा बोले तो क्या? HCF, जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा यानी HCF एक होता है। कितना होता है बच्चों? एक होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? से अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एग्जाम्पलों की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर 5 और 7। ध्यान देना बच्चों, 5 और 7। देखो 5 और 7 का मासापा कितना आएगा? 1 आएगा। यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अपन 5 के फैक्टर करेंगे, यहां पे किसके फैक्टर करेंगे? 5 के। तो बोलो विद्यार्थियों, 5 में अपन 5 का ही तो भाग दे सकते हैं। कितनी बार? 1 बार। अगर अपन 7 के फैक्टर करें इधर, तो 7 में केवल 7 का भाग जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं 5 में तो 5 का भाग जाएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा। यानी इन दोनों का मासापा देखा जाए, इन दोनों का मासापा देखा जाए तो मासापा आएगा कितना बच्चों? 1। कितना आएगा? 1। तो इसीलिए संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी? ये से अभाज्य संख्याएं। अगली संख्या में बात करते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा है यहां पे 15, 12 और 13। क्या लिखा है? 12 और 13। तो देखिए 12 और 13 हमारी संख्या कैसी होंगी? से अभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? क्योंकि देखो 12 के फैक्टर अपन करते हैं। 12 के फैक्टर देखो इधर, इधर 2 का डिवाइड देंगे इसमें 6, 2 का डिवाइड देंगे इसमें 3, और इसमें 3 का डिवाइड देंगे 1। विद्यार्थी 13 के फैक्टर करेंगे अपन। 13 एक अभाज्य संख्या होती है। इसमें केवल 13 का भाग एक बार जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं यहां पे इनका मासापा कितना आएगा। मासापा, इनका मासापा आएगा बच्चों 1। कितना आएगा? 1। क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। इनमें देखो, इसमें 2 आ रहा है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 आ रहा है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 आ रहा है इसमें 3 नहीं है। तो विद्यार्थियों इसमें 13 आ रहा है इसमें 13 नहीं है। यानी कह सकते हैं जिन संख्याओं का 12 में भाग जाएगा उनका 13 में नहीं जाएगा, और जिनका 13 में भाग जाएगा उनका 12 में नहीं जाएगा। इनका मासापा आएगा कितना? 1। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं संख्या यहां पे 25, 24, 27, 28, 17, 19, 35, 36, 40, 41, 25, 39, 17, 33। तो विद्यार्थियों ये संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी? ये संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। आप कहेंगे सर क्या इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं? नहीं, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों भाज्य भी हो सकती हैं। एक भाज्य और दूसरी अभाज्य भी हो सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारी संख्या कौन सी हो गई? ये सहअभाज्य संख्या हो गई। कौन सी होगी बच्चों? सहअभाज्य संख्या। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अभी अपन नोट के माध्यम से बात करेंगे। नोट, देखिए नोट में 2,
लगातार दो लगातार प्राकृत संख्याएं, दो लगातार प्राकृत संख्याएं हमेशा हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझें इसको। मैंने लिखा यहां पे 17 और 18, बोलो दोनों संख्या लगातार है या नहीं? बिल्कुल है ना। देखो 17 में जिन संख्याओं का भाग जाएगा उनका 18 में नहीं जाएगा, और जिनका 18 में जाएगा उनका 17 में नहीं जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इनका मासापा कितना आएगा? 1। और जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा 1 आता है वो संख्या हमारी कहलाती कौन सी? सहअभाज्य संख्या, यानी कोप्राइम नंबर्स। समझ में आ गया विद्यार्थियों? मैंने यहां पर लिखा 44 और 45। क्या लिखा? 44 और 45। मैंने यहां पे लिखा 20 और 21। कितना लिखा? 20 और 21। मैंने लिखा यहां पे 70 और 71। मैंने यहां पे लिखा 64 और 65। 64 और 65। मैंने यहां पे लिखा 3 और 4। 3 और 4। मैंने लिखा यहां पे 19 और 20। मैंने यहां पे लिखा 27 और 28। कितना? 27 और 28। मैंने यहां पे लिखा 60 और 61। 60 और 61 इत्यादि। तो ये सभी हमारी, देखो कोई सी भी दो लगातार प्राकृत संख्या होती हैं तो वो संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यानी दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इस तरह से हमने इनके एग्जाम्पल दिए। ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ये आप सबसे पहले देखो, भाज्य रहने दो, आप लिखिए अभाज्य, देख लो, है ना। अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं। और रूढ़ संख्याएं कहते हैं, इनको बोलते हैं असंयुक्त संख्याएं। असंयुक्त संख्याएं। और क्या कहते हैं इनको भाई? और बोलते हैं इनको अमिश्रित संख्याएं। अमिश्रित संख्याएं। और बोलते हैं इनको अग्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? अग्र संख्याएं। और बोलते हैं इनको प्रारंभिक संख्याएं। प्रारंभिक संख्याएं। और विद्यार्थियों इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। देखो इधर, अभाज्य संख्या कह लो, रूढ़ संख्या कह लो, असंयुक्त कह लो, अमिश्रित कह लो, अग्र कह लो, प्रारंभिक संख्या कह लो, इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में इनको? इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा की बात करें हम, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, परिभाषा की बात करते हैं। देखिए जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं में केवल, केवल, जिन संख्याओं में केवल एका और स्वयं का ही भाग जाता हो, भाग जाता हो। क्या लिखा मैंने? जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता हो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जाता हो उन्हें अभाज्य
संख्याएं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या लगा मैंने? जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता हो उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें हम, या देखो दूसरी परिभाषा क्या है इसकी? जिन संख्याओं के फैक्टर, जिन संख्याओं के फैक्टर यानी गुणनखंड, जिन संख्याओं के फैक्टर यानी गुणनखंड केवल दो होते हैं, केवल कितने होते हैं? दो होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या लिखा मैंने? कि जिन संख्याओं के फैक्टर बोले तो गुणनखंड, जिन संख्याओं के फैक्टर का मतलब गुणनखंड केवल दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी इसकी दो परिभाषा हो गई कि जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या कह रही है? देखो कि जिन संख्याओं के फैक्टर यानी गुणनखंड केवल दो होते हैं वो संख्या हमारी कैसी कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। किसकी बात करते हैं? इसके एग्जाम्पल। तो एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए इसके उदाहरणों की बात करते हैं हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इत्यादि। तो विद्यार्थियों देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो टोटल ये संख्या मैंने 100 लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यानी इसमें एक संख्या रह गई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 रह गया। सॉरी, है ना? क्या रह गया है? 41। और ये 43। ठीक है विद्यार्थियों, देखो अब ये टोटल संख्या हमारी 25 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये संख्या हमारी 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो विद्यार्थी वो होती हैं 25। वो आपके सामने प्रदर्शित है। ठीक है ना? इसके बाद देखते हैं हम भाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है ना? भाज्य संख्याओं को बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। इनको बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं। और इनको बोलते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं। विद्यार्थियों इंग्लिश में बोलते हैं इनको कंपोस्ट नंबर। कंपोस्ट नंबर्स। कंपोस्ट नंबर्स। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। अच्छा विद्यार्थी सुनो एक बात, यहां पे देखो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलो 9 ये
25 तक कितनी संख्या होती है हमारी? 9 होती है। कितनी होती है? 9। अगर अपन 50 तक बात करें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। 50 तक होती है विद्यार्थियों 15, और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 100 तो हो जाती है 25। अभी इनको लिखेंगे अपन बारी बारी से कि 1 से लेके 25 तक कितनी होती है अभाज्य? 9 संख्या होती है। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य होती है? 15 संख्या होती है। और 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। यानी अभी अपन चर्चा भाज्य की भी करेंगे और अभाज्य की भी। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखें इसकी विद्यार्थी, देखो। अच्छा, पहले परिभाषा लिखेंगे इसकी। चलो ठीक है, परिभाषा है ना, परिभाषा देखो। जिन संख्याओं में एक का कौमा स्वयं का, जिन संख्याओं में एक का कौमा स्वयं का तथा अन्य किसी तीसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते। क्या लिखा विद्यार्थी, देखो कि जिन संख्याओं में केवल किस किस का बोलो, एक का, स्वयं का तथा अन्य किसी तीसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कंपोस्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट नंबर कहते हैं। तो विद्यार्थी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पलों की बात करते हैं हम, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आती है हमारी कितनी? 4। कितनी होती विद्यार्थियों? 4। ठीक है ना? इसके बाद में आता 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, और ये 25, 26, 27, 28, 30, डॉट डॉट डॉट। विद्यार्थी ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों? 2 होती है। कौन सी होती है? 2। अच्छा, 2 दिखने में ऐसी लगती है कि हमारी संख्या कैसी है? भाज्य है, लेकिन होती कैसी है? अभाज्य। एकमात्र वो संख्या है 2। 2 एकमात्र वह संख्या है जो सम होते हुए भी कैसी है? अभाज्य। अन्यथा इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। अपन बात करते हैं, इसमें हमने एक संख्या छोड़ दी है विद्यार्थियों। कौन सी? संख्या 1। यानी संख्या 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है। संख्या 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होती है। संख्या 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है विद्यार्थियों, मतलब कहने का यह है कि संख्या 1 को ना तो भाज्य में काउंट किया जाता है, ना इसको अभाज्य में काउंट किया जाता है। ठीक है ना? लिख लीजिए एक बार इसको। अब अपन बात करते हैं नोट के माध्यम से, 1 से 25 तक। ठीक है विद्यार्थियों, फिर हम बात करेंगे 1 से 50 तक। फिर हम बात करेंगे 1 से 100 तक। ठीक है विद्यार्थियों,
देखो ध्यान से। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या देखें अपन, अभाज्य संख्या 1 से 25 तक। तो अभी हमने काउंट की थी, कितनी होती हैं? 9 होती हैं। कितनी होती है विद्यार्थियों? 9 होती हैं। 1 से 25 तक अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, कितनी होती है? 9। तो फिर भाज्य संख्या कितनी होती है? भाज्य, भाज्य संख्या, जरा ध्यान देना विद्यार्थियों। देखो 1 से 25 तक टोटल संख्या हमारी 25 होती है। कितनी होती है? 25। और 25 में से 9 कैसी है? अभाज्य। तो ये बची 16, और 16 में से एक ना तो भाज्य होती है और ना ही कैसी होती है? अभाज्य। तो संख्या आगे हमारी कितनी बोलो? 15। कितनी आ गई? 15। ठीक है ना? 15। क्लियर विद्यार्थियों? यानी 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की बात करें तो वो होती है हमारी 15। कितनी होती है? 15। अब बात करते हैं अपन किसकी? 1 से 50 तक, है ना? तो अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य, अभाज्य संख्या विद्यार्थी अभाज्य होती है 15। कितनी होती है? 15। कितनी होती है बच्चों? 15। ठीक है ना? अगर भाज्य संख्याओं की बात करें, भाज्य संख्याएं, तो 1 से लेके 50 तक टोटल संख्या होती है 50। कितनी होती है बच्चों? 50। तो 50 में से 15 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 35। ठीक है ना? और एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो संख्या बची कितनी? 34। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य होती है? 15। भाज्य कितनी होती है? 34। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम कहां पे? 1 से लेके 100 तक की संख्याओं की, है ना? तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? ये अभाज्य संख्याएं विद्यार्थियों अभी हमने इनको काउंट किया था, 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25। यानी 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। तो बोलो भाज्य संख्या कितनी होंगी 100 तक? तो विद्यार्थियों 100 में से 25 को माइनस कर दीजिए, 75। 75 में से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो बोलो कितनी हो गई? संख्या होगी हमारी कितनी? 74। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार पुनः देख लीजिए कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य होती हैं? 9। भाज्य कितनी होती हैं? 15। कितनी होती हैं? 15। 1 से 50 तक देखें, 1 से 50 तक अभाज्य होती हैं 15, भाज्य होती हैं 34। 1 से 100 तक देखें, 1 से 100 तक देखें तो अभाज्य होती हैं 25 और भाज्य होती हैं 74, यानी 74। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लीजिए एक बार इसको। अब बात करते हैं हम जातीय मान, जातीय मान यानी इनको बोलते हैं इंग्लिश में कास्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं? कास्ट वैल्यू। ठीक है ना? यानी इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू। यानी इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंकीय मान, अंकीय मान। ठीक है ना? यानी इनको बोलते हैं अंकीय मान कह लो, फेस वैल्यू कह लो, कॉस्ट वैल्यू कह लो, जातीय मान कह लो। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैंने यहां पे कुछ संख्या लिखी, जैसे मैंने संख्या लिखी, तो बोलो इसमें 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान क्या होगा बच्चों? गुरु जी आप कहेंगे 9 का जातीय मान 9 होगा। क्या होगा? 9। अपन 8 की बात करें, 8 का क्या होगा बोलो? 8। 7 की बात करें, 7 का क्या होगा बोलो? 7। 5 की बात करें, 5 का क्या होगा बोलो? 5। ठीक है ना? और बात करते हैं हम
जीरो, 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान कितना होगा बोलो? 6। जीरो का बोलो? जीरो। 3 का बोलो? 3। 2 का बोलो? 2। और 1 का बोलो? 1। ठीक है विद्यार्थियों, यानी जिस अंक की बात कर रहा है संख्या के अंदर, यदि वो जिस अंक की बात कर रहा है वही अंक उसका जातिमान कहलाता है। जैसे 9 का 9, 8 का 8, 7 का 7, 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1। ठीक है विद्यार्थियों, यानी किसी भी संख्या में किसी भी अंक का यदि जातिमान पूछता है तो वही अंक उसका क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम स्थानीय मान की। स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। देखो, मैंने ये संख्या लिखी, जीरो और 7 और 2। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इसमें, देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे किसका? इसमें निकालेंगे सबसे पहले हम 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, देखो 2 का स्थानीय मान, पहले उस अंक को लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है। तो 2 लिख लिया हमने। अब देखिए 2 के बाद में कोई अंक है क्या? कोई अंक नहीं है, तो 2 का स्थानीय मान 2 आएगा। अब देखो 7 का निकालना है हमें। किसका निकालना है? 7 का। तो पहले 7 को लिखो। बोलो 7 के बाद कितने अंक है? 1, तो 1 लगा देंगे 0। ठीक है विद्यार्थियों, अब निकालेंगे 0 का। किसका निकालेंगे? 0 का। और 0 का निकालेंगे विद्यार्थियों हम। तो देखो जीरो, सबसे पहले जीरो लिख दिया मैंने। जीरो के बाद कितने अंक है? 1 और 2। ठीक है ना? 1 और 2। तो यानी अपन 2 जीरो लगा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे मैं 1 जीरो लिख दूं, चाहे मैं 10 जीरो लिख दूं, चाहे 15 जीरो लिख दूं, जीरो तो जीरो होता है। ठीक है ना? अब निकालेंगे 5 का स्थानीय मान। तो पहले लिख लो 5। क्या लिख लो? 5। 1 2 3, तो बोलो कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो। ठीक है ना? 9 का निकालेंगे। तो देखो 9 का, पहले लिख लो 9। 1 2 3 4, बोलो कितनी जीरो? 4 जीरो। ठीक है विद्यार्थियों, अब मान लीजिए निकालते हैं हम। 9 का हो गया, 4 का निकालें। तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले लिखो 4। क्या लिखा हमने? 4। 1 2 3 4 5, कितनी जीरो आएंगे विद्यार्थियों? 5 जीरो आ जाएंगी। अब निकालेंगे 3 का। तो पहले 3 लिख लो। 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो आएंगी बोलो? 6 जीरो, है ना? अब निकालेंगे मान लीजिए 8 का। तो पहले 8, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो कितने जीरो? 7 जीरो। ठीक है विद्यार्थियों, और लास्ट में निकालेंगे 6 का स्थानीय मान। 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो कितनी जीरो आएंगी इसमें? 8 जीरो आएंगी। ठीक है ना? यानी जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है, यानी जिस अंक का स्थानीय मान हमें पूछा गया है, सबसे पहले उस अंक को लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक हैं उतनी क्या लगा देंगे? हम जीरो लगा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरी बात, जैसे मान ली उसने पूछा है 9 का। किसका पूछा है? 9 का। तो एक तो तरीका ये कि 9 लिख लो और 1 2 3 4 जीरो लगा दो। दूसरी बात ये देखो 9 किसका काम कर रहा है? स्थानीय मान का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि इस स्थान पर यह अंक क्या अपनी वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है ना? तो देखो यहां पे इस 9 की बात कर रहे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी यहां पर 9 का मतलब है 90,000। अगर अपन तरीके से निकाल लेंगे तो भी 90,000 आएगा। देख लो यहां पे 90,000 ये रहा ना। और अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 90,000। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए। तो अभी हमने देखा जाति मान और स्थानीय मान। अभी देखते हैं हम थोड़ा सा कि जाति मान, सॉरी स्थानीय मान जो दशमलव वाले, यानी वाले दशमलव वाले स्थानीय मान।
ठीक है ना। तो मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं इनके लिए। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, 6 का अपन जातीय मान निकालेंगे, सॉरी स्थानीय मान। 6 का अपन क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, तो पहले 6 लिख लो। 6 के बाद कितने अंक है, एक अंक, एक जीरो लगा दो। अगर मान लो 4 का निकालेंगे पूर्ण, तो पहले 4 लिख लो। 4 के बाद कितने अंक हैं, आप कहेंगे सर इसमें अंक तो बहुत है, लेकिन भैया वो दशमलव के बाद वाले, ठीक है ना, दशमलव से पहले देखो। तो अपना ये तो अपन जानते हैं ना पहले से, है ना। इनको बोलते हैं पूर्णांश, क्या बोलते हैं, पूर्णांश, है ना। ये पूर्णांश के स्थानीय मान निकाले हमने, किसके निकाले हैं, पूर्णांश के। अब देखेंगे, अच्छा इनको बोलते हैं अपूर्णांश, कौन से, अपूर्णांश। तो ध्यान दीजिए इधर, 9 का निकालेंगे यहां पर, है ना, 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। तो विद्यार्थियों पहले 9 लिखो, क्या लिखो, 9। अब देखो पॉइंट के बाद 9 का, यानी इस पॉइंट के बाद 9 का कौन सा स्थान है, इसका स्थान है पहला। कौन सा स्थान है, पहला। ठीक है विद्यार्थियों। अरे पटेल जी देखिए यहां कैमरा का है, शायद इधर इधर हो गया, देखना क्या हो गया इसमें, इससे नहीं पता नहीं, उंगली पड़ेगी, याद पड़ेगा। चल ठीक, 36 मिनट। सॉरी, थोड़ा सा इधर देखिए। 9 का स्थानीय मान, यानी पहले अपने क्या लिखा, 9 लिखा, ठीक है ना, 9 लिखा है। अब देखो 9 का इस पॉइंट के बाद कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, यानी इसके नीचे हमें लगाना होगा 10। क्या लगाना होगा, 10। तो इसका आंसर या तो 9/10 सही है, या फिर 10 का इसमें डिवाइड करेंगे 0.9। ठीक है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं अपन 5 का स्थानीय मान। तो विद्यार्थियों पहले 5 लिखो, क्या लिखो, 5, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट के बाद इस 5 का कौन सा स्थान है, पहला दूसरा, यानी नीचे क्या लगा देंगे, 2 जीरो। या तो आंसर ये हमारा सही है, या फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 0.05, ये आंसर सही है। ठीक है ना विद्यार्थियों। अभी बात करते हैं अपन 6 की। तो 6 का निकालेंगे, पहले 6 लिखो, ठीक है ना, पहले क्या लिखो, 6 लिखो। ठीक है 6 लिख दिया हमने। अब देखो 6 का कौन सा स्थान है पॉइंट के बाद, 1 2 3, तो नीचे लगा देंगे 3 जीरो, यानी इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.006, 0.006। अगर मान लीजिए 7 का निकालना हो हमें, तो पहले 7 लिखो। अब देखो 1 2 3 4, तो नीचे बोलो कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो, है ना। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे 0.0007, 0.0007। अब बात करते हैं अपन 8 की। तो 8 का स्थानीय मान निकालेंगे 8 बटे, देखो 1 2 3 4 5, बोलो नीचे कितनी जीरो आएंगी भाई साहब, 5 जीरो, है ना। अगर इसका इसमें डिवाइड करना होगा मैं, तो 0.1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और ये 8। तो अपने 8 का जो स्थानीय मान आएगा वही आएगा। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपकी में। एक बार इसको लिख लीजिए। अभी देखिए, अब अपन बात करते हैं पूर्ववर्ती मान और अनुवर्ती मान। कौन सा मान, पूर्ववर्ती मान और अनुवर्ती मान। पूर्ववर्ती मान, तो बात करते हैं अपन पूर्ववर्ती मान, पूर्ववर्ती मान। अगर इंग्लिश की बात करें, हम इंग्लिश की बात करें इसकी, तो इंग्लिश में कहते हैं पूर्ववर्ती मान को बिफोर वैल्यू, बिफोर वैल्यू, है ना। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती मान कह लो या बिफोर वैल्यू, ठीक है ना। देखो पूर्ववर्ती मान क्या होता है, पूर्ववर्ती मान कुछ नहीं करना है इसमें, आपको -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। वो कैसे गुरुजी, तो ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। देखो पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं कि 79 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा, 79 का पूर्ववर्ती मान, तो 79 से आता है पहले 78। क्या आता है, 78। अब मैं बात करूं
64 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा? 63। क्या होगा? 63। अगर मैं बात करूं 9999 का पूर्ववर्ती मान, तो 9998। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं 1000 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा, तो ये होगा 999। अगर हम बात करें 6915 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा? 6914। अगर हम 14000 के पूर्ववर्ती मान की बात करें तो कितना होगा बोलो? 13999। कितना होगा? 13999। ठीक है विद्यार्थियों। अगर हम बात करें 675 का पूर्ववर्ती मान बोलो? 674। अगर हम बात करें 788 का पूर्ववर्ती मान? 787। 787। 787। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये होता है हमारा पूर्ववर्ती मान, यानी कुछ नहीं करना है, पूर्ववर्ती मान में एक माइनस करना है। क्या करना है? 1 माइनस करना है। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम अनुवर्ती मान। अनुवर्ती मान यानी अनुवर्ती को बोलते हैं परवर्ती भी। क्या बोलते हैं? परवर्ती मान। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको आफ्टर वैल्यू। आफ्टर वैल्यू। क्या बोलते हैं? आफ्टर वैल्यू। ठीक है विद्यार्थियों। तो इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो अनुवर्ती, देखो हिंदी में एक उपसर्ग होता है अनु। अनु का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। ठीक है ना? अनु का मतलब होता है बाद में। तो कुछ नहीं करना है, इसमें +1 करना है आपको। क्या करना है? +1 करना है। ठीक है विद्यार्थियों। वो कैसे? इधर देखो तो मैंने यहां पे लिखा 64 का अनुवर्ती मान क्या होगा? 64 का अनुवर्ती मान, तो आप बोलेंगे गुरुजी 65 होगा। कितना होगा? 65 होगा। कितना होगा बोलो? 65 होगा। मैंने यहां पर लिखा 78 का पूर्ववर्ती मान 79। क्या क्या होगा? 79। मैंने लिखा यहां पर 56 का, तो आपने बोला 57, सॉरी। मैंने यहां पर बोला 9999, 9999, तो यह आएगा 10,000। मैंने पूछा तुमसे कि आप बताइए 795 का अनुवर्ती मान, तो आपने बोला 796। मैंने बोला यहां पे 10,425, 10,425, तो इसका होगा 10,426। मैंने यहां पे पूछा 7,944, तो ये होगा 7,945। मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा 845, तो आपने बोला 846। क्लियर विद्यार्थियों। अगर अनुवर्ती मान पूछे तो उसमें एक प्लस करना है आपको, जो भी जिस संख्या का आपसे अनुवर्ती मान पूछा जा रहा है उसमें। ठीक है ना? और यदि पूर्ववर्ती मान की बात करता है, वो किसकी बात करता है? यदि वो पूर्ववर्ती मान की बात करता है तो आपको उसमें से -1 करना है। ठीक है विद्यार्थियों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, उनके मैं आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती मान बता रहा हूं। इनको लिखेंगे नोट के माध्यम से। नोट के माध्यम से। ठीक है विद्यार्थियों। यानी कह सकते हैं अपनों संख्या 1 का पूर्ववर्ती मान। संख्या 1 का पूर्ववर्ती मान प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती मान संख्या 1 का पूर्ववर्ती मान मैंने बोला यहां पे पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती मान। पूर्ववर्ती मान मैंने यहां पे लिखा पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या जीरो का पूर्ववर्ती मान। मैंने बोला यहां पे पूर्णांक संख्या जीरो का पूर्ववर्ती मान। ठीक है ना विद्यार्थियों। मैं आपसे पूछता हूं संख्या एक का संख्या -1 का पूर्ववर्ती मान। मैंने आपसे बोला मैं आपसे पूछा हूं कि पूर्ण संख्या एक का, एक ले लिया तो आप लिख सकते हैं यहां पे पूर्ण संख्या जीरो हो गया 2 का पूर्ववर्ती मान। ठीक है ना। तो ध्यान देना, देखो संख्या एक का पूर्ववर्ती मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना भाई, संख्या एक का पूर्ववर्ती मान जीरो है। प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती मान, तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कल हमने देखा था कि प्राकृत संख्या तो एक से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, एक से, तो इसका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती मान बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो। पूर्ण संख्या जीरो का पूर्ववर्ती मान। अब बताइए मुझे कि पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या विद्यार्थियों कहां से होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं जीरो से प्रारंभ। तो गुरुजी ये तो इसमें आता ही नहीं है, वेरी गुड, यानी ना तो इसका मान होगा ना इसका मान होगा। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या जीरो, यस, -1। संख्या -1 का -2। पूर्ण संख्या दो, 1। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कभी भी ध्यान रखना, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती मान मत निकाल देना, क्योंकि प्राकृत संख्या तो हमारी एक से ही प्रारंभ होती है। तो इसमें जो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एक तो ये है और आपके लिए एक ये है। ठीक है ना, एक बार इसको लिख लीजिए विद्यार्थियों। अब बात करते विद्यार्थी हम अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए इधर, सबसे पहले अपन बात करते हैं एन प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2। अगले सूत्र की बात करते हैं n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो ये होता है n, औसत की बात करते हैं n प्राकृत संख्याओं का, तो जो होता है हमारा n प्लस 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, अगले सूत्र की बात करते हैं हम, n पूर्ण संख्याओं का योगफल। तो इसका कुछ नहीं है, इसमें बस माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और अगला फॉर्मूला है n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n-1/2। तो विद्यार्थी एक बार इन चारों फॉर्मूलों को लिख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। अगली बात करते हैं हम n सम संख्याओं का यदि योगफल ज्ञात करना हो,
तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है विद्यार्थी, इसमें नीचे 2 नहीं आता है। अगले सूत्र की बात करें हम कि n सम संख्याओं का औसत बराबर जो होता है n प्लस वन। ठीक है ना। और अगले फॉर्मूले की बात करें हम, n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो n विषम संख्याओं का जो होता है विद्यार्थियों n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अगले सूत्र की बात करते हैं, n विषम संख्याओं का औसत, तो विद्यार्थी औसत होता है केवल n। ठीक है विद्यार्थियों, तो इन 4 सूत्रों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं विद्यार्थी, देखो सूत्र नंबर 9। सूत्र नंबर 9, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अगला है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो विद्यार्थी ये होता है n इंटू एन प्लस वन बटे दो का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं हम, लगातार बीच में से सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो। क्या करना हो? योगफल। तो विद्यार्थी होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस वन अपॉन टू। विद्यार्थी इसको हिंदी में लिखा जाएगा, a प्लस बी को कहते हैं योग। क्या कहते हैं? योग। और b माइनस ए को कहते हैं अंतर। क्या कहते हैं? अंतर। प्लस वन अपॉन। ठीक है विद्यार्थियों, क्या है? लगातार बीच में से सभी संख्याओं का योगफल a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस वन अपॉन टू। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे, a प्लस बी को कहते हैं योग, b माइनस ए को कहते हैं अंतर, प्लस वन अपॉन टू। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए। अगला फॉर्मूला है हमारा, लगातार बीच में से सम या विषम संख्याओं का योगफल। तो ये होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस टू अपॉन फोर। विद्यार्थी इसको हिंदी में लिखा जाएगा, तो इसको कह सकते हैं a प्लस बी को योग और b माइनस ए को कहते हैं अंतर, प्लस टू अपॉन फोर। ठीक है विद्यार्थियों, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं हम। अगला फॉर्मूला हमारा n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जब जब वर्गों का योग आएगा
क्या आएगा, जब जब वर्गों का योग आएगा नीचे 6 लेकर के आएगा, यानी जब जब वर्गों का योग आया है विद्यार्थी देखो इधर, जब जब वर्गों का योग आया है देखो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, यानी जब जब वर्गों का योग आएगा नीचे 6 लेकर के आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो यहां पर सम विषम के वर्गों का योग है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स। क्लियर विद्यार्थियों, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं हम, x के प्रथम n गुणजों का योगफल, क्या लिखा है, देखो विद्यार्थी ये x है और ये n है, ठीक है ना, तो x के प्रथम n गुणजों का योगफल ये होता है हमारा x n इंटू एन प्लस वन बटे दो। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ नहीं है, जो सूत्र नंबर फर्स्ट हमारा कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बटे दो होता है, तो इसमें क्या बढ़ जाता है, केवल x बढ़ जाता है। ठीक है ना, और अगले फॉर्मूले की बात करते हैं हम, x के प्रथम n गुणजों, विद्यार्थी यहां पर गुणज आ जाए या पहाड़े आ जाए ना, पहाड़े का औसत जो होता है विद्यार्थियों x इंटू एन प्लस वन बटे दो, x इंटू एन प्लस वन बटे दो। और विद्यार्थियों अपना लास्ट सूत्र है इसका कि a से b तक, a से b तक की सभी संख्याओं का औसत बराबर a प्लस बी बटे दो, a प्लस बी बटे दो। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक बार इनको प्रारंभ से देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले है ना, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब देखिए महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन बटे दो, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बटे दो। अगर बात करें हम कि n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है n प्लस वन बटे दो, यानी यहां से n हट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अपने यहां पे एक नॉर्मल वे में कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमें यहां पे देखो औसत निकालना है किसका, प्राकृत संख्याओं का। तो अपन इस योगफल में यदि n का भाग देंगे, इसमें क्या देंगे, n का भाग देंगे, तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा n प्लस वन बटे दो। कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्राकृत संख्याओं के हैं और ये दोनों पूर्ण संख्याओं के हैं, तो इसमें प्लस है उसमें क्या है माइनस। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात करते हैं n सम संख्याओं का योगफल। कुछ नहीं विद्यार्थियों, बस इसमें से नीचे दो हट जाता है, क्या हट जाता है, नीचे से दो को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। n सम संख्याओं का औसत, यहां से n को हटा दीजिए, n प्लस वन रह गया। n विषम संख्याओं का योगफल, आपको केवल इसको ध्यान रखना है, n स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो विद्यार्थी n स्क्वायर का मतलब होता है n इंटू एन, और इसमें अपन n को भाग देंगे क्योंकि क्या निकालना है, औसत, तो क्या बन जाए केवल n। ठीक है विद्यार्थियों, अगला आता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने क्या बताया है कि जब जब वर्गों का योग आएगा, जब जब वर्गों का योग आएगा नीचे चले करके आएगा, तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। क्लियर विद्यार्थियों, अगला फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल, यानी क्यूब का सम निकालना है हमें। तो सूत्र नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, सूत्र नंबर फर्स्ट है भाई साहब कि n इंटू एन प्लस वन बटे दो, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है लगातार बीच में से सभी संख्याओं का योगफल, यानी a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस वन अपॉन टू। यानी अपन कह सकते हैं कि a प्लस बी को कहते हैं योग और b माइनस ए को कहते हैं अंतर, प्लस वन अपॉन टू।
अगला है कि लगातार बीच में से सम या विषम संख्याओं का योग, लगातार बीच में से या तो सम का पूछे या विषम का पूछे, दोनों में ही ये सूत्र रहेगा। तो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 2/4। ए प्लस बी को कहते हैं विद्यार्थियों योग, क्या कहते हैं, योगफल। बी माइनस ए को कहते हैं अंतर, प्लस 2/4। अगला फॉर्मूला विद्यार्थियों कि n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6, यानी जब जब वर्गों का योग आएगा नीचे 6 लेकर के आएगा, ठीक है ना। अगला है x के प्रथम n गुणजों का योगफल, x के प्रथम n गुणजों का योगफल x इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। x के प्रथम n गुणजों का औसत, तो यहां से क्या हट जाएगा, n हट जाएगा, ठीक है ना। तो x इंटू एन प्लस 1/2। और सबसे लास्ट में फॉर्मूला हमारा कि a से b तक की सभी संख्याओं का औसत a प्लस b/2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। क्लियर विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आज की क्लास, यदि आपको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका वाकई आपको पसंद आता हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम साहब।